ऐसे कांड रोज नहीं होते। दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसी हॉलीवुड एक्शन पैक्ड फैमिली रिवेंज स्टोरी के लिए जो दिल को छू लेगी और एक्शन से जगा देगी। तूने मेरी कार उड़ा दी। मैंने उनकी कार उड़ाई और उनकी कार तेरी कार पे गिर गई। तुम्हें सिर्फ पंगे करने हैं, जो हमेशा करते हो। मैं पुलिस वाला हूँ, यही मेरा काम है। ये तुम्हारा एरिया नहीं। मैं यहाँ वॉल्टर के कातिल को ढूंढने आया। मौत एक्सीडेंट में हुई है। मुझे तो नहीं लगता। अगर शुरुआत ऐसी है तो आगे क्या होगा? डैड के कातिल को ढूंढने आया। यकीन मानो वो आग है तो मैं बारूद हूँ। बाइक पे निंजा। दबा नहीं, गोली चलाओ। द रेकिंग क्रू, दो भाई, एक बाप की रहस्यमयी मौत और एक फ्लैश ड्राइव जो पूरे आइलैंड की सियासत, माफिया और पावर गेम को बेनकाब कर देती है। मारो उसे! ये कार और फास्ट क्यों नहीं चलती? ये कहानी एक ऐसे पैकेज से शुरू होती है जो जिंदगी बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। चाइना टाउन में प्राइवेट डिटेक्टिव वॉल्टर को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेजी से चलता है और एक पैकेज मेल बॉक्स में डाल देता है। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचता है, एक वैन उसे टक्कर मारकर भाग जाती है। वॉल्टर खून से लथपथ सड़क पर पड़ा रह जाता है। हवाई में नेवी कमांडर जेम्स अपनी टीम को अंडर वाटर ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो सबसे ज्यादा देर तक पानी के नीचे रह सकता है। तभी उसे पुलिस का अर्जेंट कॉल मिलता है। कुछ ही पलों में वो मॉग में अपने पिता वॉल्टर की लाश के सामने खड़ा होता है। पुलिस बताती है कि उसे एक हिडन ड्रोन ने मारा, लेकिन जेम्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। घर लौटकर भी वो सामान्य रहता है। डिनर बनाते हुए अपनी पत्नी इला को कैजुअली बताता है कि वॉल्टर मर गया। वो डैड नहीं, नाम से बुलाता है। इला कहती है कि उसके भाई को खबर देनी चाहिए, मगर जेम्स याद दिलाता है कि सालों से बात नहीं हुई। ओक्लाहोमा में उसका सौतेला भाई जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना को सामान पैक करते देखता है। आज उसका जन्मदिन है और जॉनी भूल चुका है। वैलेंटीना उसे गैर जिम्मेदार कहती है। जॉनी माफी मांगता है, वो उसे किस करती है, फिर थप्पड़ मारकर चली जाती है। जॉनी उदास होकर शराब पीने लगता है। तभी इला का फोन आता है और वो वॉल्टर की मौत व कल के अंतिम संस्कार की खबर देती है। जॉनी को दिलचस्पी नहीं होती। बाथरूम में बात करते हुए अचानक दो आदमी पीछे से आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देते हैं। वे वॉल्टर के भेजे पैकेज के बारे में पूछते हैं। जॉनी कहता है उसे कुछ नहीं पता। वे अपने याकुजा टैटू दिखाकर धमकी देते हैं। जॉनी पहले भीख मांगने का नाटक करता है, फिर अचानक हमला कर देता है। बाथरूम में जबरदस्त लड़ाई होती है। तीसरा आदमी गोली चलाता है, लेकिन जॉनी उसे भी फंसा देता है। फर्नीचर को हथियार बनाकर वो तीनों को बुरी तरह पीटता है। जब एक उसकी मां के मंदिर को तोड़ देता है तो जॉनी गुस्से में ग्रेटर से उसका हाथ चीर देता है और सिर मेज पर दे मारता है। लड़ाई के बाद वो अपनी मां की तस्वीर उठाता है। पीछे वॉल्टर की फोटो होती है। जॉनी उसे गाली देता है। अगले दिन अंतिम संस्कार में जेम्स देखता है कि याकुजा और सिंडिकेट दोनों मौजूद हैं। जॉनी भी पहुंच जाता है। दोनों भाई तुरंत झगड़ने लगते हैं, जिसे पादरी को रोकना पड़ता है। पादरी के भाषण के बाद वॉल्टर की अस्थियां नाव के जरिए समुद्र में प्रवाहित कर दी जाती हैं। बाद में जॉनी को पता चलता है कि जेम्स अब भी उनके बचपन वाले घर में रहता है। सच सामने आता है कि वॉल्टर ने जेम्स की मां को धोखा दिया था और अपनी प्रेमिका से जॉनी पैदा हुआ था। जेम्स की मां ने हमेशा जॉनी को अपनाया, लेकिन जेम्स उसे कभी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसी वजह से उसका परिवार टूटा। लंच पर गवर्नर पीटर भी आता है, क्योंकि जॉनी की सौतेली बहन नानी उसके लिए काम करती है। वहीं जॉनी साफ कह देता है कि वो भाई से मिलने नहीं आया, वो वॉल्टर के कातिल को ढूंढने आया है। जेम्स फिर भी कहता है कि ये सिर्फ ड्रोन दुर्घटना थी। तब जॉनी पिछली रात के हमले का सच बताता है। दोनों में बहस होती है। जब जॉनी याद दिलाता है कि मां की मौत पर भी जेम्स ने उसका साथ नहीं दिया, तो जेम्स कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और उसे निजी बात के लिए बीच पर ले जाता है। बीच पर भी झगड़ा खत्म नहीं होता। जेम्स मानने को तैयार नहीं कि यह हादसा नहीं था। गुस्से में जॉनी उसे बीच में उंगली दिखाकर चला जाता है। बार में जॉनी अपने पुराने दोस्त अलकाई से मिलता है, जो सिंडिकेट गैंग से जुड़ा है। अलकाई बताता है कि उसका बॉस मिस्टर के मिलना चाहता है। जॉनी मना करता है,
लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसके ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला था। वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो मिस्टर के सामने होता है। मिस्टर के याद दिलाता है कि जॉनी ने उसके कई आदमियों को नुकसान पहुंचाया है। जॉनी कहता है कि सिंडिकेट ने उसकी मां को मारा था। मिस्टर के उसे हवाई छोड़ने को कहता है। जब वो मना करता है तो मिस्टर के उसकी गर्दन पर अपना निशान काट देता है और 7 दिन की चेतावनी देता है। उधर जेम्स डिटेक्टिव रेनार्ड से वॉल्टर की रिपोर्ट लेता है। कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इलाके में लोग पुलिस से बात नहीं करते और कैमरा भी खराब था। पुलिस केस को ड्रोन दुर्घटना मानकर बंद कर चुकी है। जेम्स को वॉल्टर का सामान मिलता है, एक चाकू और वॉलेट में एक टिकट जिस पर अजीब शब्दों की सूची होती है। इसी दौरान जॉनी वॉल्टर के घर में घुस जाता है। डेस्क से एक बंदूक मिलती है जिसे वो रख लेता है। अचानक कोई और अपार्टमेंट में आता है। जॉनी छिप जाता है। एक लड़का कागजात तलाश रहा होता है। जॉनी हमला करता है लेकिन वो प्लेट फेंककर भाग जाता है। छतों और गाड़ियों पर कूदते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुख्य सड़क पर जॉनी उसे मुक्का मारकर गिरा देता है। बार में ले जाकर जॉनी उससे पूछताछ करता है। वो बताता है कि उसका नाम पा है और वॉल्टर उसके लिए पिता जैसा था। वॉल्टर के कई दुश्मन थे और उसका आखिरी काम एक केटरिंग कंपनी के साथ था, जहां पा वेटर बनकर गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया क्यों। वो उसे मजबूर करता है कि अब वो उसके लिए काम करेगा और उसकी टूटी नाक दर्द से सीधी कर देता है। दूसरी तरफ जेम्स क्राइम सीन पर टायर के निशान जांचता है। एक एडल्ट शॉप में कैमरा देखकर वो फुटेज लेने जाता है। जब मालिक मना करता है तो जेम्स उसे डरा धमकाकर फुटेज हासिल कर लेता है। बाद में जॉनी और पाहा वॉल्टर के घर लौटते हैं। वहां एक सर्फिंग बोर्ड मिलता है। पाहा कहता है कि वॉल्टर कभी सर्फिंग नहीं करता था। जॉनी बोर्ड का फिन चेक करता है और छिपे हुए खाने से ब्लूप्रिंट्स बाहर गिर जाते हैं। जॉनी तुरंत नानी को कॉल करता है और बताता है कि ब्लूप्रिंट्स पर पीटर की सरकारी मोहर लगी है। नानी वादा करती है कि वो डेटाबेस चेक करेगी। उसी दौरान पाहा जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। जेम्स बंदूक लेकर अंदर आता है। जॉनी भी हथियार निकाल लेता है। कुछ पल दोनों एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े रहते हैं। फिर समझ जाते हैं कि दोनों एक ही केस पर काम कर रहे हैं। बंदूकें नीचे हो जाती हैं। जेम्स सुरक्षा फुटेज वाली फ्लैश ड्राइव दिखाता है। वीडियो में वैन बिना लाइसेंस प्लेट के दिखाई देती है। ड्राइवर बिल्कुल नहीं मुड़ता। जॉनी कहता है कि यह सीधा हमला लगता है, लेकिन जेम्स अभी और सबूत चाहता है। जॉनी पाहा को वॉल्टर की आखिरी केटरिंग जॉब की जानकारी लाने भेज देता है। दोनों भाई कार से निकलते हैं, लेकिन बहस में उलझे रहते हैं और सामने से आती एक बड़ी गाड़ी से टकरा जाते हैं। दूसरी गाड़ी उनकी कार को धकेलते हुए सड़क पर घसीटने लगती है। फिर गोलीबारी शुरू हो जाती है। जॉनी स्पीड बढ़ाता है और रास्ते में रेस्टोरेंट की मेज़ें उड़ा देता है। गाड़ियां फंस जाती हैं। जॉनी गोली चलाता है, लेकिन दुश्मन की खिड़कियां बुलेट प्रूफ होती हैं। जेम्स एक शूटर को सिर में गोली मारता है, फिर उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। जॉनी कार से कूदकर सड़क पर भागते हुए फायरिंग करता है। जेम्स भी गोला बारूद ढूंढकर खिड़की से निकलता है और दुश्मन की गाड़ी पर चढ़ जाता है, लेकिन शीशा नहीं टूटता। आखिर जॉनी इंजन पर गोली मार देता है। गाड़ी फटकर क्रैश हो जाती है और जेम्स सड़क पर गिर जाता है। पुलिस स्टेशन में रेनार्ड दोनों को हंगामे के लिए डांटता है। यहीं पता चलता है कि जॉनी 2 महीने पहले अत्यधिक बल प्रयोग के कारण सस्पेंड हुआ था। जेम्स फ्लैश ड्राइव देता है और जांच की मांग करता है, लेकिन रेनार्ड उन्हें दूर रहने को कहता है। शाम को नानी सिस्टम से मिली जानकारी बताती है। ब्लूप्रिंट्स ईस्ट साइड की प्रॉपर्टी के हैं, जिन्हें मार्कस नाम के बिजनेसमैन ने बनवाया था, जिसके दुनिया भर में रिजॉर्ट्स हैं। पीछे एक मोहर लगी होती है, सेक्रेट कैसीनो प्रिंसेस। हैरानी की बात यह है कि द्वीप पर जुआ अवैध है। ग्रुप तय करता है कि अगले दिन वार्षिक फंड रेजर में मार्कस से बात करनी होगी। सुबह जेम्स जॉनी से उसके सस्पेंशन की वजह पूछता है। जॉनी बताता है कि उसने एक ड्रग डीलर को गोली मारी थी जो बच्चों को नशा बेच रहा था। इस बार जेम्स उसे जज नहीं करता। दोनों उस जगह जाते हैं जहां कसीनो बनने वाला था, लेकिन वहां निर्माण स्थल नहीं बल्कि सदियों पुराना हवाईयन गांव होता है। तभी पाहा का कॉल आता है। पुलिस ने पानी से एक नीली वैन निकाली है। दोनों भाई मौके पर पहुंचते हैं। वैन बिना लाइसेंस की होती है और साथ में एक सरकारी अकाउंटेंट की लाश भी मिलती है। रेनार्ड के पास द्वीप की सभी रजिस्टर्ड नीली वैन की सूची होती है। भाई देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेनार्ड सूची वापस ले लेता है और उन्हें इस मामले से दूर रहने को कहता है। जैसे ही वो जाता है, जॉनी पाहा से कहता है कि सूची में से हयाशी इंपोर्ट्स नाम की जांच करे, जो एकमात्र जापानी नाम था। कुछ घंटों बाद पाहा वेटर बनकर काम कर रहा होता है और भाइयों के लिए अतिरिक्त यूनिफॉर्म की व्यवस्था कर देता है ताकि वो चुपचाप अंदर घुस सकें। पाहा पुष्टि करता है कि हयाशी इंपोर्ट्स याकुजा का है। टीम शक से बचने के लिए अलग हो जाती है। जेम्स वेटर बनकर नाकामुरा को सर्व करता है।
वो अपनी प्लेट पर हैप्पी पाउडर डालता है। जेम्स चुपके से उसका क्रेडिट कार्ड उठा लेता है जिस पर हयाशी इंपोर्ट्स लिखा होता है। वो कार्ड वापस देकर सीधे पूछता है कि क्या उनकी नीली वैन खो गई है। नाकामुरा शक भरी नज़र से उसे परोक्ष धमकी देता है और चला जाता है। दूसरी ओर जॉनी मोनिका से मिलता है। वो उसका उपनाम पहचान लेती है और वॉल्टर के बारे में पूछती है। जॉनी सब बता देता है। मोनिका बताती है कि वो मार्कस की पत्नी है और तलाक चाहती है। उसने वॉल्टर को सबूत इकट्ठा करने के लिए रखा था क्योंकि बिना सबूत वो सुरक्षित नहीं थी। वो सार्वजनिक रूप से ज़्यादा नहीं बोल सकती, इसलिए अगले दिन पेंटहाउस आने को कहती है। तभी गार्ड दोनों भाइयों को पकड़कर मार्कस के पास ले जाते हैं। मार्कस कहता है कि उसने वॉल्टर को सिर्फ मोनिका की नज़र रखने के लिए रखा था और उसकी मौत पर हैरानी जताने का नाटक करता है। जॉनी सीधे उस पर आरोप लगाता है लेकिन मार्कस इनकार करता है। जॉनी मेज पर रखी ग्रेनेड से खेल रहा होता है, तभी जेम्स नैपकिन में 2 कटी हुई उंगलियां देखता है। मार्कस तुरंत उन्हें हटा लेता है और भाइयों को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकलवा देता है। अगले दिन जॉनी पेंटहाउस पहुंचता है लेकिन वहां पुलिस और एम्बुलेंस होती है। मोनिका की लाश नीचे कार पर पड़ी होती है। आधिकारिक कहानी ये होती है कि वो बालकनी से गिर गई है। गुस्से में जॉनी मार्कस के मैंशन लौटता है और गार्ड से भिड़ जाता है। कई लोगों को गिरा देता है लेकिन आखिरकार तेजर से काबू कर लिया जाता है। मार्कस फिर भी सब कुछ नकार देता है और पुलिस बुला लेता है। एक गार्ड जॉनी को लात मारकर बेहोश कर देता है। जेल में पीटर मिलने आता है। वो बताता है कि मार्कस ने सारे आरोप वापस ले लिए हैं। पीटर कहता है कि पुलिस को मामला संभालने दो और इशारा करता है कि वॉल्टर के अंदर अंधेरा था। वही अंधेरा दोनों भाइयों में भी है। वो चाहता है कि वे एक दूसरे का सहारा बने। रिहा होते ही जेम्स जॉनी को डांटता है कि हिंसा से मां वापस नहीं आएगी। ये सुनकर जॉनी भड़क उठता है। वो जेम्स को हेडबट मारता है और दोनों पुलिस की गाड़ियों के बीच लड़ने लगते हैं। कीचड़ में गिरकर भी लड़ाई जारी रहती है। आखिरकार जेम्स बढ़त बना लेता है और जॉनी को बार बार मुक्के मारता है। जॉनी चिल्लाकर पूछता है कि कौन सा भाई मुश्किल वक्त में छोटे भाई को छोड़ देता है। जेम्स कहता है कि उसने उसे बचाने के लिए दूर भेजा था क्योंकि सिंडिकेट उसे मार देता। जॉनी टूटकर बताता है कि मां की लाश का दृश्य आज तक उसका पीछा करता है और जेम्स ही उसका सब कुछ था। जेम्स को अपनी गलती का एहसास होता है। वो माफी मांग लेता है। कुछ देर बाद घर पर जॉनी को वैलेंटीना का फोन आता है। वो उसके घर से मेल ले रही थी और उसे वॉल्टर का वही रहस्यमयी पैकेज मिल गया है। पैकेज के अंदर एक फ्लैश ड्राइव होती है। जॉनी वैलेंटीना से कहता है कि उसे हवाई लेके आए। एयरपोर्ट पर वो उसे गले लगाने की कोशिश करता है लेकिन वैलेंटीना सीधे उस पर सूटकेस फेंक देती है। कार में बैठकर पाहा फ्लैश ड्राइव खोलने की कोशिश करता है लेकिन सामने बैंकिंग फायरवॉल आ जाता है। वैलेंटीना समझ जाती है कि ये एक कोल्ड वॉलेट है, डिजिटल रूप से एनक्रिप्टेड। फ्लैश ड्राइव सिर्फ चाबी है। पासवर्ड के लिए 12 रैंडम शब्द चाहिए होते हैं। जेम्स वॉल्टर के वॉलेट से मिला टिकट देता है जिस पर वही अजीब शब्द लिखे थे। अचानक एक हेलीकॉप्टर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। जेम्स गाड़ी संभालते हुए गोलियों और टकराती गाड़ियों से बचने की कोशिश करता है। वैलेंटीना स्टीयरिंग संभाल लेती है और कमाल की ड्राइविंग दिखाते हुए टूटी फूटी गाड़ियों के बीच से निकल जाती है। हेलीकॉप्टर दूर जाता है लेकिन 2 हमलावर बाइक पर आ जाते हैं। फायरिंग शुरू होती है। वैलेंटीना अचानक रिवर्स ड्राइव करती है। बाइक उनकी कार से टकरा जाती है और हमलावर गाड़ी पर गिरते हैं। एक ब्लेड लेकर छत पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। जेम्स कार के अंदर उससे लड़ता है जबकि जॉनी दूसरे को बोनट पर संभालता है। वैलेंटीना गाड़ी झटका देती है। एक हमलावर गोली चलाता है लेकिन जॉनी उसका हाथ पकड़ लेता है। वैलेंटीना गाड़ी को बाड़ के साथ रगड़ देती है। आदमी का हाथ अलग हो जाता है। जेम्स दूसरे को घसीटकर सड़क पर फेंक देता है। कुछ पल के लिए सब नियंत्रण में लगता है, तभी हेलीकॉप्टर वापस आ जाता है। दोनों भाई फायरिंग करते हैं। जेम्स शूटर को सिर में गोली मारता है। गिरता हुआ शरीर पायलट को भी लग जाता है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। वैलेंटीना पूरी रफ्तार से सुरंग में घुसकर धमाके से बच जाती है। सुरक्षित जगह पर पाहा आखिरकार वॉलेट खोल लेता है। डेटा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। हर साल $12 मिलियन पीटर के खाते में ट्रांसफर हो रहे थे। मतलब मार्कस पीटर को जुआ कानूनी कराने के लिए पैसा दे रहा था ताकि कैसीनो खोल सके। याकुजा सुरक्षा के लिए रखे गए थे। जब वॉल्टर मोनिका के मामले में घुसा तो गलती से इस पूरी साजिश तक पहुंच गया। सरकारी अकाउंटेंट ने शायद उसे सबूत दिए थे। पीटर को पता चल गया और अपना राज बचाने के लिए उसने सबको खत्म कर दिया। इसी बीच नानी ब्लूप्रिंट्स पीटर को दिखाती है और कहती है कि मार्कस संदिग्ध है। पीटर अनजान बनकर ब्लूप्रिंट्स ले लेता है और समीक्षा का वादा करता है। घर लौटकर जेम्स देखता है कि इला और परिवार गायब हैं। इला का फोन जमीन पर मिलता है। वो घबराकर घर तलाशता है। बच्चे बाथरूम में छिपे मिलते हैं। वे बताते हैं कि इला का अपहरण कर लिया गया है। उसी वक्त मार्कस का वीडियो आता है। इला और नानी उसके बेसमेंट में बंधी हुई हैं। मार्कस संदेश भेजता है, फ्लैश ड्राइव लाओ वरना इला और नानी को मार दिया जाएगा। जेम्स गुस्से में अपना हथियारों का भंडार खोलता है। दोनों भाई जितनी बंदूकें उठा सकते हैं उठा लेते हैं। शाम को वे चुपचाप मार्कस के मैंशन पहुंचते हैं। 2 गार्ड्स को खामोशी से खत्म कर देते हैं। यार्ड पार करते हुए बाकी गार्ड्स भी मार दिए जाते हैं। अचानक मार्कस की कार की खिड़की टूट जाती है। गार्ड एक नोट देखते हैं, स्माइल। तभी जॉनी एक एक कर उन्हें गोली मार देता है।
जेम्स दूर से स्नाइपर सपोर्ट देता है। एक गार्ड बुलेट प्रूफ कांच के पीछे होता है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की खोलता है जेम्स उसे भी गिरा देता है। फिर घर की लाइट्स चली जाती हैं। एक गार्ड तार जांचने निकलता है और पूल में अपने साथियों की लाशें देखता है। तभी जॉनी पीछे से उसकी गर्दन में चाकू घोंप देता है और रेडियो पर मार्कस से कहता है, हम आ रहे हैं। मार्कस नाकामुरा और उसके आदमियों को भेजता है। गलियारे में जेम्स का उनसे भयंकर मुकाबला होता है। तंग जगह में भी वो सबको मार गिराता है। एक भागने की कोशिश करता है तो जेम्स उसका सिर हथौड़े से पीटने लगता है। जॉनी उसे रोकता है। दोनों बेसमेंट पहुंचकर इला और नानी को आज़ाद कर देते हैं। वे बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जॉनी बदला लेने के लिए वापस मुड़ जाता है। बेसमेंट में जेम्स का सामना नाकामुरा से होता है। गोलीबारी होती है। गोलियां खत्म होने पर नाकामुरा तलवार निकालता है। जेम्स हाथों से लड़ते हुए गदा उठा लेता है, उसका हाथ तोड़ देता है और फिर उसी की तलवार से उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ जॉनी मार्कस को नाव पर भागते हुए पकड़ लेता है। दोनों के बीच आमने सामने जबरदस्त हाथापाई होती है। मार्कस एक हुक से जॉनी के कंधे पर वार करता है और उसे घसीटता है, फिर बंदूक उठाकर लंबा भाषण देने लगता है। लेकिन उसी दौरान जॉनी ग्रेनेड सक्रिय कर देता है। मार्कस गोली चला देता है। जॉनी पानी में गिर जाता है और ग्रेनेड के धमाके से नाव उड़ जाती है। जेम्स पियर पर पहुंचकर बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा देता है। दोनों भाई जिंदा बाहर निकलते हैं और जलती हुई नाव को देखते हैं। मार्कस खत्म हो चुका है। सुबह रेनार्ड सार्वजनिक रूप से पीटर को गिरफ्तार कर लेता है। समुद्र तट पर परिवार अपने खोए हुए अपनों की तस्वीरें लगाता है। जॉनी अपनी मां से माफी मांगता है और वैलेंटीना के साथ बेहतर इंसान बनने का वादा करता है। तभी मिस्टर के आता है। वो बताता है कि उसने जॉनी को याकुजा के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अब द्वीप पर सिर्फ उसकी गैंग बची है। शुक्रिया के तौर पर वो एक कागज देता है जिस पर जॉनी की मां के असली कातिल का नाम लिखा होता है। जॉनी वो कागज जेम्स को दिखाता है। जेम्स कहता है कि वो साथ देगा, लेकिन वो याद दिलाता है कि वॉल्टर ने फ्लैश ड्राइव उसे घर वापस लाने के लिए भेजी थी। जॉनी कुछ पल सोचता है, फिर कागज जला देता है। वो अपना गुस्सा छोड़कर परिवार के पास लौट आता है और यही कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी द रेकिंग क्रू की धमाकेदार कहानी, जहां नफरत से शुरू हुई यात्रा भाईचारे पर खत्म होती है और भ्रष्टाचार का साम्राज्य ढह जाता है। अगर आपने पूरी वीडियो एंजॉय की है तो अभी लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अगली एक्शन पैक्ड मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट्स में लिखें अगला कौन सा हॉलीवुड धमाका ब्रेकडाउन करना है। पूरी एनर्जी के साथ लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और फिल्मों का मजा लेते रहें।